ये मोदी सरकार के लिए पिछले 11 साल का सबसे बड़ा संकट भी हो सकता है, उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी हो सकती है। इसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं कि टीडीपी केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन के इस रवैये से पूरी तरीके से खुश नहीं है। तो ये सारे सवाल हैं जो वाकई में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं और उनके जो सैन्य अधिकारी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये पूरे सवाल हैं जिस पर ये सरकार पूरी तरीके से फंसेगी और इसके पास कोई जवाब होगा नहीं। भारत सरकार पूरी तरीके से फंसी हुई है कि आपने मान लिया कि चीन हम बहुत बड़ा हो गया और हम बहुत छोटे हैं और अब हम चीन से झगड़ा नहीं कर सकते। 21 जुलाई से संसद में शुरू हो रहा है सियासी तूफान। जी हां, मानसून सत्र बस शुरू ही होने वाला है, लेकिन इस बार संसद की दीवारें सिर्फ बारिश से नहीं, बहस और तीखे सवालों से भी भीगेंगी। विपक्ष ने कमर कस ली है और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी तैयारी है। जिन मुद्दों से सरकार अब तक बचती रही, वो अब संसद के बीचों बीच होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस सत्र को सत्ता से जवाब लेने का मंच बना लिया है। पहलगाम हमला, बिहार में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार अब छुपाए नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार बच पाएगी मोदी सरकार या होगा लोकतंत्र का असली इम्तिहान? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैन नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब इस मुद्दे पर करेंगे बातचीत और वो बताएंगे कि जिन मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर रही, उनके पास कुछ बोलने को नहीं था, उस पर जब विपक्ष सवाल पूछेगा तो मोदी सरकार क्या कहेगी। आशुतोष जी। देखिए अंकुर, इस पूरे मसले पे मोदी सरकार क्या कहेगी ये तो खैर जब संसद का सत्र शुरू होगा उस वक्त इस बात का अंदाजा लगेगा। लेकिन इस वक्त जो दो सबसे बड़े मुद्दे हैं और जिस पर ये सरकार पूरी तरीके से घिर सकती है, जिसका जवाब उसको स्पष्ट तौर पर देना पड़ेगा, और ये मोदी सरकार के लिए पिछले 11 साल का सबसे बड़ा संकट भी हो सकता है, उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी हो सकती है। एक, जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीयों को धर्म की पहचान करके उनका कत्ल किया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और 3 दिन के अंदर बिना किसी कारण के सीजफायर का ऐलान कर दिया गया, और आज तक देश को यह पता नहीं चल पाया कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रही थी, उनको सजा दे रही थी, तब भारत सरकार की तरफ से क्यों सीजफायर का ऐलान हुआ और क्यों नहीं सबक सिखाने के कुछ और दूसरे चीजें की गई होती। दूसरा, जिस तरीके से अचानक बिहार के अंदर जो एसआईआर है यानी सेंसिटिव इंटेंसिव रिव्यू जो वोटर लिस्ट की हो रही, उसका कारण क्या है, इसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, टीडीपी, उन्होंने बड़े कठिन सवाल खुद इलेक्शन कमीशन से किए हैं और खुद एक तरीके से अपने आप को विस्मय में पाया है कि अचानक ये करने की जरूरत क्या है। जैसे टीडीपी ने साफ तौर पर कहा है कि आप इस बात को स्पष्ट करें कि आपकी जो पूरी प्रक्रिया है ये दरअसल नागरिकता के परीक्षण करने की प्रक्रिया नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कम से कम 6 महीने से ज्यादा का वक्त तो दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि इसका उनके बिहार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस भाषा में चिट्ठी लिखी गई है, जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है और जिस दौरान ये चिट्ठी लिखी गई है, उससे ये स्पष्ट है कि टीडीपी केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन के इस रवैये से पूरी तरीके से खुश नहीं है। और जब संसद सत्र शुरू होगा तो उसमें विपक्ष को और एम्युनिशन मिलेगा टीडीपी की इस चिट्ठी से सरकार को घेरने के लिए। लेकिन दो और छोटे मुद्दे हैं। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर को आखिर कब जो है वो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, और क्या दर्जा दिया भी जाएगा, दर्जा नहीं दिया जाएगा। वहां ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही कि वहां उनके मुख्यमंत्री को वहां की उनकी अपनी ही पुलिस उनको नजरबंद कर ले रही है, उनको मार्टिर्स डे में नहीं जाने दे रही है। ये कौन सी बात है और इस बात का क्या अर्थ निकलता है, ये भी अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर देता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर जब वहां चुनी हुई सरकार है तो वहां अचुने हुए लोग जो हैं वो इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का जो मुद्दा अचानक खड़ा हो गया है, जिसको आरएसएस ने खड़ा करने की कोशिश की है, उसका औचित्य क्या है। अगर केंद्र सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान ये कहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते, तो अचानक संघ परिवार की तरफ से इस सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म शब्द को लेकर इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल क्यों होता है? विपक्ष ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या आप वाकई में सेकुलरिज्म शब्द हटाना चाहते हैं? क्या आप वाकई में सोशलिज्म शब्द हटाना चाहते हैं? क्या आपको वाकई लगता है ऑर्गेनाइजर की भाषा में ये बारूदी सुरंगें हैं? और जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि आप उनसे सहमत हैं? क्योंकि मैं लगातार ये देख रहा हूं कि इस तरीके की डिबेट जब टीवी चैनल्स पर हो रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता बहुत ज्यादा डिफेंसिव में है और कुछ जगह तो हिस्सा भी नहीं लेते हैं। वहां सिर्फ आरएसएस से जुड़े लोग ही रहते हैं। तो ये चार बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, जिस पर बहुत गहरी चोट सीज फायर के डिक्लेरेशन ने की है और पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं को की पहचान करके उनको मारा गया है, तो ये बात विपक्ष पूछेगा कि जो पार्टी हिंदू हितों की बात करती है, जो पार्टी आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से नेस्तनाबूद कर देने की बात करती है, वहां अचानक एक हिंदू नेता के केंद्र में रहने के बावजूद हिंदुओं का कत्ल क्यों हुआ? और अभी तक वो चारों आतंकवादी जिनके बारे में केंद्र सरकार ने जिक्र किया है कि जिन्होंने इस पूरे हादसे को, इस पूरे नरसंहार को अंजाम दिया है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। अभी तक उनका कोई अता पता भी नहीं है और अचानक आपने सीज फायर कर दिया बिना किसी कारण के। तो ये सारे सवाल हैं जो वाकई में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और केंद्र सरकार के लिए सवालों के जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। हर मुद्दे पर सरकार ऐसे घिरती हुई जा रही है और दिखती है कि पता नहीं क्या जवाब दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। लेकिन जो आपने कहा, बात की सीज फायर की, मुद्दा यहां से उठेगा और जाएगा ट्रंप के पास कि ट्रंप बोले और आप उनके जवाब में कुछ नहीं बोले। लगातार कांग्रेस और विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है। सवाल चाइना का भी आएगा, जो अभी उन्होंने जयशंकर ने बोला, इसके बाद कांग्रेस हमलावर रही और ये सवाल भी पूछा जाएगा। सवाल विदेश नीति का भी आएगा। सबसे कमजोर पक्ष इनका यही है। इन्होंने जिस प्रकार से हमारी सरकार की, हमारी विदेश नीति की थू-थू हो रही है विदेशों में, कोई भी कुछ भी कह के निकल जाता है, तो इस पर कुछ जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखिए, थू-थू शब्द का इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं होंगे या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होंगे। जैसे सवाल नंबर 1, सीजफायर आपने क्यों किया? इसका कोई लॉजिकल आंसर अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। सिर्फ ये कहा गया कि देखिए, पाकिस्तान तो गड़गड़ा रहा था, उसके डीजीएमओ ने हमें फोन किया और उसने कहा कि हम जो है सीजफायर करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन आने पर हमने मान लिया। मतलब ये तर्क किसी के भी गले नहीं उभरेगा। यानी दूसरी बात, जयशंकर को ये देखा गया कि वो जयशंकर ने खुद कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को फोन करके कहा कि ये जो हमारा हमला है ये सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर हमला है, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया, इसका मतलब आप उनको ब्रीफ कर रहे थे, आप उनको बता रहे थे। तीसरा और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका मतलब ये कि आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाहर सड़क पर आप ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। तो अगर आपने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया ये कहते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान को ये क्यों बता रहे थे कि हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो पाएगा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि उन्होंने सेना को पूरी छूट दे रखी है, लेकिन आप देखिए कैप्टन शिव कुमार जो इंडोनेशिया में मिलिट्री अटैची हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने हमारे हाथ बांध दिए थे, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, और हमें सिर्फ कहा गया था कि आप मिलिट्री पर अटैक नहीं करेंगे, आप सिर्फ आतंकवादियों पर हमले करेंगे। तो प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं और उनके जो सैन्य अधिकारी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की तरफ से कुछ डिसेप्शन का गेम खेला जा रहा था कि आप देश को बता रहे थे हमने सेना को पूरी छूट दे रखी है, और सेना ये कह रही कि आपने हमें खुली छूट नहीं दी थी। आपने साफ तौर पर कहा था कि मिलिट्री और सिटीजन्स पर हमें अटैक नहीं करना। तो 3 सवाल तो ये बड़े गंभीर हो गए। इसके अलावा अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप ने 20 से ज्यादा बार कह दिया है कि उन्होंने दोनों देशों को ट्रेड की धमकी देकर सीजफायर करवाया। अब भारत सरकार इसका कोई जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं दे पा रही है, न देना चाहती, न दे पा रही है। बार बार ट्रंप ऐसी बातें क्यों करें? भाई, ईरान जैसा देश भी वो अमेरिका के सामने दब नहीं रहा है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप को तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है और उनको कह रहा है कि अगर आपने
इस तरीके की हरकत की तो हम आपको सबक सिखा देंगे, इस तरीके की बातें वो कर रहा है। तो भारत इस मामले में चुप क्यों है? भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने दो देशों के बीच में जो है वो सीजफायर हुआ है। तो ट्रंप इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो भारत सरकार या भारत सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा ये क्यों नहीं कहता कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं और भारत के मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है कि दरअसल हमारे 5 विमान मार गिराए गए पाकिस्तानी हमले में, और इसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस जनरल चौहान, सिंगापुर में ये जाके इंटरव्यू में कहा कि ये महत्वपूर्ण, उन्होंने माना एक तरीके की भारत के जहाज गिरे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि भारत के जहाज गिरे, लेकिन गिरने के बाद हमने उनका अन्वेषण किया और फिर हमने बेहतर किया और फिर हमने हमला किया। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर ये सरकार बुरी तरीके से फंसी। और अब अजीत डोवल ये कह रहे हैं कि दरअसल एक कांच का टुकड़ा भी नहीं टूटा यहाँ पे, और वो हिंट कर रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया गलत खबरें दे रहा था। हाँ। और कोई एक तस्वीर नहीं है, जबकि सबको मालूम है पुंछ रजौरी के इलाके में, जो जम्मू कश्मीर का वो इलाका था जहां कई दिनों तक, 3 दिनों तक लगातार लोगों की जानें गई हैं, मकानों को नुकसान पहुंचा है, विमान गिरने की बात हुई है, खुद आर्मी के लोग मान रहे हैं कि भारत का जेट गिरा है, और आप कह रहे हैं कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये पूरे सवाल हैं जिस पर ये सरकार पूरी तरीके से फंसेगी और इसके पास कोई जवाब होगा नहीं। मुझे लगता है कि इन सवालों पे बहस ही नहीं हो पाएगी, वो कुछ ऐसी टैक्टिक्स अपनाई जाएगी जिसमें कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सिर्फ डिसरप्शन होगा, और उसके बाद संसद जो है वो बिना कुछ काम किए ही एक तरीके से निपटा लिया जाएगा, क्योंकि यह टैक्टिक्स सरकार की तरफ से लगातार देखी गई। बिल्कुल, यही मैं सवाल पूछने वाला ही था कि आपने अंत में जवाब दे दिया कि कोई तरीका अपनाया जाएगा कि बहस हो ही ना पाए। क्या रणनीति अपनाई जाएगी, जो कि आपने बता ही दिया कि शुरुआत से ही ऐसा करेगी कि बातचीत हो ही ना पाए। आखिरी सवाल इसमें, सरकार बोले या ना बोले, सत्र में फंसेगी तो बुरा और बाहर एक्सपोज भी होगी। नहीं, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले की घटनाओं के बाद भारत सरकार पूरी तरीके से फंसी हुई है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इतिहास में जो इसका आकलन होगा वो बहुत ऐसा आकलन होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो पाएगा। मैं आज की बात नहीं कर रहा, 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ। जैसे कि 1962 में हुआ था। 1962 में चीन के साथ जो भारत की लड़ाई हुई थी, और आज तक नेहरू को उसके लिए माफ नहीं किया गया है, कांग्रेस पार्टी को उसके लिए माफ नहीं किया गया। आप ये समझिए कि जो चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था, और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने साफ तौर पर कहा कि एक सीमा पर 2 लड़ाइयां हो रही थी और दो दुश्मन थे, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ चीन था। जो चीन भारत को रेयर अर्थ मेटल नहीं दे रहा है, जो चीन भारत को फर्टिलाइजर्स नहीं दे रहा है, जो चीन फॉक्सकॉम से अपने इंजीनियर वापस बुला ले रहा है, जो चीन पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर भारत के खिलाफ खेल रहा है, उस चीन से के राष्ट्रपति के साथ भारत के विदेश मंत्री जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हमने उनको सारी बातें बता दी हैं पिछले दिनों क्या क्या हुआ। मतलब ये आप कहना क्या चाहते हैं? पिछले दिनों जिस किसी भी व्यक्ति ने चीन जाने की कोशिश की, चीन गया है, चीन के किसी अधिकारी से मुलाकात की, राहुल गांधी से लेके सबको आपने देशद्रोही घोषित कर दिया। और जो चीन शत्रुत्व व्यवहार कर रहा था, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान के बहाने प्रॉक्सी वॉर भारत से लड़ रहा था, आप उससे हैंडशेक कर रहे हैं। मतलब ये क्या दर्शाता है? और आप उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि हमने पिछले दिनों जो डेवलपमेंट है, ये कौन सी डिप्लोमेसी है? इसका मतलब ये कि आपने मान लिया कि चीन हम बहुत बड़ा हो गया और हम बहुत छोटे हैं और अब हम चीन से झगड़ा नहीं कर सकते। और ये सारी बातें जो हैं, ये वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत गहरे संकट में डालती हैं। आप देख लीजिए गलवान में जब हुआ था, जब भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ, ना कोई घुसेगा। यानी आपने एक दरअसल चीन को ही क्लीन चिट दे दी, और चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता रहा कि देखिए हमारे ऊपर तक खामखा आरोप लगाया जाता है कि हमने सीमा क्रॉस करके अंदर गए थे। तो चीन को लेकर ये जो भारत की जो नीति है बहुत ही कंफ्यूज्ड है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कंफ्यूज्ड है, कैओस में है, और साथ ही साथ अब कंपल्शन आ गया है, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें क्योंकि आपको लग गया है कि हम चीन से लड़ नहीं सकते। बिल्कुल, ट्रिपल सी के साथ रणनीति चल रही है। और कुल मिलाकर बात एक ही, इस बार सत्र में सियासी तूफान तो आएगा, सरकार बचती रही, अब क्या रणनीति अपना के वो बचने की कोशिश करेगी, और बच तो नहीं पाएगी क्योंकि सवालों का जवाब तो ऐसा है। अगर वो वॉश आउट भी करने की कोशिश करेगी तब भी सवाल विपक्ष बाहर उठाएगा। ये सत्र तो देखने लायक होगा। अब यही देखते हैं कि इसमें विपक्ष कितनी मजबूती से
मुद्दा उठा पाएगा और सरकार क्या करेगी। अब मैं आखिर में ये नहीं कहूंगा कि हमारे सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एपिसोड पे कहता हूँ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.